Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करेंगे P block, the boron and the carbon family. Well, most of you must have played with the slime. पर आपको पता है ये स्लाइम बनती कैसे है? ये स्लाइम बनती है ग्लू में बोरैक्स डाल के, और बोरैक्स है बोरोन फैमिली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। तो हम शुरू करते हैं बोरोन फैमिली से। बोरोन फैमिली के मेंबर्स कौन कौन हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले द बोरोन फैमिली की जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS में 2 और P में 1। ग्रुप 13 के ये एलिमेंट्स हैं जिनकी लास्ट शेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, S में 2 और P में 1। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो जनरली अभी तक जो हमने ग्रुप्स पढ़े होते हैं, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमने S ब्लॉक में पढ़ा था, तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम हमेशा इंक्रीज होता रहता है। लेकिन सिर्फ ग्रुप 13 ऐसा है जिसमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलती है। बोरोन से बड़ा है एल्यूमिनियम, लेकिन d ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग की वजह से गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से थोड़ा छोटा हो जाता है। So it says the atomic and ionic radii of group 13 elements are smaller than the corresponding elements of alkali and alkaline earth metals, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के प्रेजेंट हैं वो सबसे बड़े होते हैं साइज में, और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। देन कम्स रीजन, यस, क्यों छोटा होता है लेफ्ट से राइट जाने के लिए? सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। मतलब शेल का नंबर तो सेम रहता है इन अ पीरियड, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, वो इंक्रीज होता रहता है। This results in decrease in atomic size. On moving down the group, both atomic and ionic radii expected to increase, but due to addition of new electron in the shell with each succeeding element, जो size है वो हमेशा बढ़ता रहता है down the group और हमेशा कम होता रहेगा along the period। जैसे आप देख सकते हो बोरोन से बड़ा है एल्यूमिनियम, लेकिन ट्रेंड के थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए गैलियम का साइज जो है एल्यूमिनियम से छोटा है, और इसका रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल्स, क्योंकि d ऑर्बिटल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज में और वो इलेक्ट्रॉन्स को इतने अच्छे से नहीं शील्ड कर पाते, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरवे कर जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है और गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि किसी भी एटम में से आप उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना चाहते हो तो कितनी एंथैल्पी लगेगी। तो वैसे अगर कंपेयर किया जाए ग्रुप 1 ग्रुप 2 से, तो क्योंकि ये उनसे छोटे हैं साइज में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली इनकी ग्रुप 1 ग्रुप 2 से ज़्यादा होती है, राइट। सो एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। अब जिसका भी साइज छोटा है, जैसे हमने एल्कली मेटल से इसको कंपेयर किया तो हमने बोला इनका साइज छोटा है, तो ओवरऑल इस फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। वैसे ही एल्यूमिनियम और गैलियम में जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। So it says that due to presence of poor shielding of 10d electrons in the gallium, ionization enthalpy gallium की ज़्यादा होगी क्योंकि उसका atomic radius भी छोटा है उससे। So first ionization enthalpies of group 13 are less than those of the elements present in group 2 in the same period। मतलब जो आपके पास जैसे एल्यूमिनियम है तो उसमें जो लास्ट शेल होगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सो ये जो लास्ट शेल है S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में 1 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहे तो उसको
फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स पीछे मिल रहे हैं, और अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं तो इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, राइट। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर लेस देन दोज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 2 इन द सेम पीरियड। व्हाई सो? बिकॉज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है वो है p ऑर्बिटल। सो जैसे कि हमने बोला कि जो एल्यूमिनियम है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकलना है, तो अगर हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 से कंपेयर करते हैं तो उनका s से निकलता है। मतलब अगर सेम शेल है उसमें s भी है, p भी है, d भी है, तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियस के होता है वो होता है 3s, देन 3p, देन 3d। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन, कि कौन सब ज़्यादा अंदर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस है। जितना वो टूवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा, जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी उसकी, उतना ही अट्रैक्टेड होगा उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, और उतना ही मुश्किल होगा उसको रिमूव करना। सो इट सेज द रिमूवल ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज मच इजियर देन द s इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर लोअर। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना उनके लिए इजी हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि p से 3 के p से निकल रहा है, एज कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। On moving down the group 13 from boron to aluminium, the first ionization enthalpy decreases due to an increase in atomic size and screening effect which outweigh the effect of increased nuclear charge। मतलब वैसे जनरल वही ट्रेंड है, जितना बड़ा साइज होता है न्यूक्लियस से लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन का उतना ही डिस्टेंस होता है, बढ़ता रहता है, और अट्रैक्शन कम होती रहती है डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होता है। तो बेसिकली एक तो साइज पे डिपेंड करता है जो मेजर फैक्टर है, और दूसरा डिपेंड करेगा किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो प्रेजेंट है। क्या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं वो एग्जिबिट कर रहा। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड का तो सीन नहीं है, क्योंकि p में एक ही इलेक्ट्रॉन है। p फुली फिल्ड हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेकिन यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है उसकी लास्ट शेल में, which can be easily removed। Then there is discontinuity expected in the ionization enthalpy values between aluminium and gallium। Obviously जब इस फैमिली में साइज में डिस्क्रिपेंसीज है, साइज वेरी कर रहा है, एक ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी एक ट्रेंड फॉलो नहीं करती है, अकॉर्डिंग टू द साइज ही वो चलती हैं। So between indium and thallium में due to inability of d and f electron which have low screening effect due to compensate the increase in nuclear charge, right? That this is boron, aluminium, gallium, indium, thallium। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते। सो ये साइज पहले बढ़ रहा है, जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, साइज कम होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और उसके बाद वापस साइज बड़ा हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें कम होती रहेगी। Then it says इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ पुल करने की टेंडेंसी। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है। सो इट सेज डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस। दिस इज ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट। तो वही साइज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी वेरिएशंस हैं। Then comes physical properties. So it says due to strong crystalline lattice, boron has high melting point. Rest of the members of this family have low melting point. And boron is extremely hard and black colored, solid and non-metallic in nature. Generally ऐसा सोचा जाता है ग्रुप 13 को metallic family consider किया जाता है, लेकिन बोरोन इसमें anomalous behavior show करेगा और बाकी सारे family member से differently behave करते हुए वो metal नहीं non-metallic है nature में, वो ionic नहीं covalent bonds बनाएगा।
Other members of this family are soft metals. जैसे अब मैंने बोला anomalous behavior शो कर रहा, बाकी सारे soft है, लेकिन ये कैसा है? ये hard है, with low melting point and high electrical conductivity. ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसके कॉन्फ़िगरेशन से एक्सपेक्टेड है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3. सो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स बोरोन एंड एल्यूमिनियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड्स, बट the other elements of this group, gallium, indium, thallium, also exhibit +1 oxidation state. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम के बाद d ऑर्बिटल्स आने की वजह से गैलियम का साइज तो आपने देखा ही कि छोटा हो जाता है. इंडियम और थैलियम में साइज तो यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन D एंड F ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग की वजह से जो इनके S इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक इसमें है 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, राइट. सो D एंड F की पुअर शील्डिंग से होगा क्या कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इन S इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, राइट, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होने की वजह से आयंस नहीं बना पाते. तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, दे बिकम अनरिएक्टिव और inert. That is why we call it inert pair. राइट. तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये जो एलिमेंट्स हैं इंडियम और थैलियम ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं और ये शो करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ज़्यादा स्टेबल +1 होगा, +3 कुछ कंपाउंड्स में ये शो करते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो +1 होगा. So it says that they exhibit +1 oxidation state in addition to the +3 oxidation state, that is they show variable oxidation state. Variable oxidation state term हम use करते हैं जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा oxidation state exhibit कर सकता हो. So as we move down the group, the stability of +3 oxidation state decreases while that of +1 oxidation state progressively increases. जैसे जैसे down the group जाते हैं +1 oxidation state show करने की tendency बढ़ती रहती है due to inert pair effect. Then comes the compound borax, जिससे हमने ये पार्ट की इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो स्लाइम जिससे बच्चे खेलते हैं कैसे वो बनाई जाती है. तो ग्लू में हम एक कंपाउंड डालते हैं विच इज कॉल्ड बोरैक्स, जो कि एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है. इट कंटेन्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स B4O5 OH4 2 नेगेटिव. इट्स फॉर्मूला को थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिखा जाता है. वैसे इसका फॉर्मूला है Na2B4O5 OH4.8H2O. Borax dissolves in water to give alkaline solution. So Na2B4O7 में 7 water molecules जब आप ऐड करोगे, this will give you 2NaOH plus H3BO3, which is orthoboric acid. बोरैक्स इज यूज्ड एज अ वाटर सॉफ्टनर एंड क्लिनजिंग एजेंट. वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए और क्लिनजिंग पर्पसेस के लिए भी इसको यूज करते हैं. सो नेक्स्ट इज बोरिक एसिड. बोरिक एसिड है H3BO3 या आप उसको BOH थ्राइस भी लिख सकते हो. Boric acid can be prepared by acidification of aqueous solution of borax. So Na2B4O7 which is borax, उसमें अगर आप HCl डालते हो और water डालते हो, it gives you 4H3BO3 plus 2NaCl. Na2B4O7 में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो वाटर की प्रेजेंस में, तब भी आपको मिलेगा H3BO3 plus Na2SO4. It can also be prepared by the hydrolysis of boron compounds.
जैसे कि BCl3 है बोरोन का कंपाउंड, इसमें आप वाटर ऐड करोगे देन यू गेट H3BO3 प्लस 3HCl, या B2H6 में वाटर ऐड करते हो तब भी आपको मिलता है बोरिक एसिड और साथ में हाइड्रोजन। सो बोरिक एसिड आपको ऐसे बोरैक्स का पैकेट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हो कुछ पर्पसेस के लिए, जैसे कि स्लाइम बनाने के पर्पस से। और ऑर्थोबोरिक एसिड जो अगर आपने ड्रॉ करना है, सेंटर में आपको बनाना है बोरोन, और बोरोन जैसे कि 3 बॉन्ड बना सकता है तो 3 OH ग्रुप इसके साथ लगे हैं। बोरिक एसिड जो है वो H पॉजिटिव नहीं रिलीज कर सकता, उसको हम बोलते हैं कि वो वीक मोनोबेसिक एसिड है, बट इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है दैट इज नॉट ड्यू टू रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये एसिडिक बिहेव करता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, एंड बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और लुईस के अकॉर्डिंग एनीथिंग व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड एसिड, सो दैट इज व्हाई इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड में ये इस तरह से अपने आप को ज्वाइन करा लेता है, और जब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कितने बॉन्ड्स ये फॉर्म कर रहा है, जैसे एक बोरोन है आपके पास तो यहाँ पर ये 3 OH इसने बनाए हुए हैं, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी आपस में ज्वाइन करके ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स से फॉर्म कर लेते हैं। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉफ्ट सोपी है टच में, एंड इट इज स्पेरिंगली soluble in cold water but fairly soluble in hot water. Uses in the manufacture of heat resistant borosilicate glazes बनाने के लिए, या फिर एज अ प्रिजर्वेटिव आप यूज कर सकते हो इसको मिल्क में और बाकी फूड स्टफ्स में, एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ enamels and glazes in pottery. This is the structure which we discussed earlier. जो मैंने कहा था ऐसे हेक्सागोनल रिंग आपको बोरोन बनाना है, 3 OH ग्रुप्स इसके साथ लगाने हैं। अब जहाँ पर भी ये ऑक्सीजन है वो दूसरे यूनिट के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड कंबाइंड होगा, राइट तो इस तरह से ये एसोसिएशन होती रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज करके। सो ये था हमारा ग्रुप 13 के बोरोन फैमिली के बोरैक्स कंपाउंड के बारे में, जिसमें आपको पूछा जा सकता है उसकी प्रिपरेशन के बारे में भी और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी। बोरैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है बोरैक्स बीड टेस्ट में, जिसमें आप बोरैक्स को एक प्लेटिनम वायर पे रख के उसकी बीड फॉर्म करके कलर्ड सॉल्ट का कलर उसमें डिटेक्ट कर सकते हो। लैब में ये टेस्ट बोरैक्स बीड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बोरैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और साथ में ही बोरिक एसिड जो आप H3BO3 आपने किया उसकी भी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी क्वेश्चंस पुट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया उसका एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन पुट होता है कि किस तरह से वो एक प्रोटिक एसिड नहीं है, वो प्रोटोन नहीं डोनेट कर सकता मगर एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कि बोराजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसको बोलते हैं। सो इस पार्ट में आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।